Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss about the principle, construction and working of the excimer laser. So let's start with the topic. Now जो excimer laser है वो एक molecular laser है जो कि high powered UV आउटपुट देता है with good electrical conductivity. जो excimer laser है उसकी जो वो अल्ट्रा वायलेट आउटपुट देता है वो बहुत ही हाई पावर्ड आउटपुट होती है और एक्साइमर लेज़र की गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है. नाउ द वर्ड एक्साइमर स्टैंड्स फॉर एक्साइटेड डाइमर. मतलब जो एक्साइमर है ये शॉर्ट फॉर्म है एक्साइटेड डाइमर का, जहाँ पे जो डाइमर है वो एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो आइडेंटिकल एटम्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें, Cl2 की बात करें, तो वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो एक डाइमर है क्योंकि उसमें आइडेंटिकल एटम्स होते हैं क्लोरीन के. क्योंकि जो Cl2 है वो 2 Cl से बना है, तो वो एक डाइमर कंसिडर करेंगे उसे हम. एंड ये जो एक्साइमर होता है ये ग्राउंड स्टेट में कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स नहीं फॉर्म करता, बल्कि ये एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, एक्साइमर एक्साइटेड स्टेट में ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकता है. और ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो एक्साइमर मॉलिक्यूल है इसके ग्राउंड स्टेट का जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा उसमें कोई भी मिनिमा नहीं प्रेजेंट होता. ठीक है, अगर हम एक्साइमर मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करें तो वो कुछ इस टाइप का कर्व आता है. इसमें कोई भी मिनिमा प्रेजेंट नहीं है, बल्कि अगर हमें किसी स्टेट का जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व का मिनिमा होगा वो कुछ इस टाइप का पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा. और इस पॉइंट पे ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा, इस पे हमारे पास मिनिमा प्रेजेंट है. मतलब कि वो जो स्टेट है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होगा. ठीक है, बट ये केस हमारे एक्साइमर मॉलिक्यूल में नहीं होता. एक्साइमर मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी कर्व में मिनिमा प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रेजेंट नहीं होगी ग्राउंड स्टेट में. और इसी की वजह से ये जो हमारा एक्साइमर मॉलिक्यूल है ये ग्राउंड स्टेट में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर पाएगा, क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन अगर ग्राउंड स्टेट में इक्वल होंगे तभी हमारे पास जो एक्साइमर मॉलिक्यूल है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा. लेकिन ग्राउंड स्टेट में ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक्साइमर मॉलिक्यूल में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व में मिनिमा आए, यानी कि ये कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आती. ठीक है, बट ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व में मिनिमा है ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होता है. इसी की वजह से जो हमारा एक्साइमर मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकता है. एंड इफ़ एन एक्साइमर मॉलिक्यूल लूजेज इट्स एनर्जी एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें कि ये एक हायर एनर्जी स्टेट है और ये एक लो एनर्जी स्टेट है, तो अगर हमारा एक्साइमर मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट में है और वो अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी में आएगा, ग्राउंड स्टेट पे वो डीके करेगा, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट पे आकर डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो डिसोसिएट करेगा, वो टूट जाएगा. ठीक है, और ये जो डिसोसिएशन होगा हमारे मॉलिक्यूल का, इसी की वजह से हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव हो पाएगी हमारी एक्साइमर मॉलिक्यूल की वजह से. ठीक है, एक्साइमर मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा. ग्राउंड स्टेट में क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता, तो वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में आने के बाद वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो टूट जाएगा. और ये जो डिसोसिएशन है एक्साइमर मॉलिक्यूल की, इसी की वजह से हमारे पास जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी वो अचीव हो पाएगी. तो यहाँ पे हमने यही देखा है कि जो हमारी एक्साइमर लेज़र है उसमें हमारे पास एक्साइमर्स होते हैं जो कि एक्साइटेड डाइमर्स हैं. ठीक है, एंड ये जो एक्साइटेड डाइमर्स हैं ये ग्राउंड स्टेट में कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, बट
ये एक्साइमर्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इनके पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो होगा उसमें मिनिमा प्रेजेंट होगा, मतलब कि वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रेजेंट होंगे। और ये जो ये एक्साइमर्स जो हैं या एक्साइटेड डाइमर्स जो हैं वो हायर एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ग्राउंड स्टेट पे आने पर वो डिसोसिएट होंगे, एंड वो डिसोसिएशन जो है हमारी पॉपुलेशन इन्वर्जन में हेल्प करेगी। देन एक्साइमर लेज़र में हमारे पास जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से हमारे पास अचीव होगी, मतलब कि हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग की हेल्प से पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करेंगे। मतलब जो टाइप ऑफ पंपिंग हम एक्साइमर लेज़र में यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। नाउ अब हम ये जो एक्साइमर लेज़र है इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। एक्साइमर लेज़र में हमारे पास एक लार्ज एलोंगेटेड एल्यूमिनियम बॉक्स होता है जिसमें हमारे पास गैस मिक्सचर प्रेजेंट होता है। जैसे ये जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा एक एल्यूमिनियम लार्ज एलोंगेटेड एल्यूमिनियम बॉक्स है जिसमें हमारे पास गैस मिक्सचर प्रेजेंट होगा। देन इस एल्यूमिनियम बॉक्स में हमारे पास दो मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो मेटल इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट हैं। देन वी हैव अ मेन कैपेसिटर। ये जो हमारा एक्साइमर लेज़र है, हमारे पास यहाँ पे मेन कैपेसिटर C1 होगा जो कि हाई वोल्टेज से चार्ज होता है थ्रू चार्जिंग रेजिस्टर एंड चार्जिंग इंडक्टर। यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग रेजिस्टर है एंड ये जो चार्जिंग इंडक्टर है, इसकी हेल्प से हमारा मेन कैपेसिटर C1 जो है वो चार्ज होगा। एंड देन वी हैव अ थायराट्रॉन। ये एक स्पेशल स्विच है जो कि कैपेसिटर C1 को ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। एंड इसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम कैपेसिटर C1 थ्रू लेज़र ट्यूब। मतलब कि ये जो हमारा थायराट्रॉन है ये कैपेसिटर C1 को डिस्चार्ज करेगा, एंड ये जो डिस्चार्ज है ये बहुत रैपिडली अकर करेगा, बहुत जल्दी होगा। 40 नैनो सेकेंड्स का टाइम लगता है ये कैपेसिटर C1 को डिस्चार्ज करने में। सो द चार्जिंग इंडक्टर इज़ एसेंशियली एन ओपन सर्किट ड्यूरिंग द रैपिड डिस्चार्ज। मतलब जिस टाइम पे हमारे पास ये डिस्चार्ज हो रहा होगा तो ये जो हमारा इंडक्टर है ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बट ये जो हमारा डिस्चार्ज है वो इमीडिएटली नहीं होता। अगर हम कहें कि हमने थायराट्रॉन को कैपेसिटर C1 के साथ कनेक्ट किया और वैसे ही कनेक्ट करने पर ही हमारे पास एकदम डिस्चार्ज आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी लेज़र ट्यूब होगी इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, एंड हमारी जो गैस प्रेजेंट होगी लेज़र ट्यूब में वो जल्दी आयनाइज नहीं होती। क्योंकि अगर हमें डिस्चार्ज चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का तो हमें ये ज़रूरी है कि जो हमारा गैस प्रेजेंट होगा हमारे लेज़र ट्यूब में वो आयनाइज हो जाए। आयनाइज होगा, उसी की वजह से हमारे पास डिस्चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब अगर हमें आयनाइजेशन चाहिए तो वो कैसे होगी? ठीक है, आयनाइजेशन कब होगी? जब हम जो कैपेसिटर C2 है उसमें से करंट को फ्लो करवाएं, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा कैपेसिटर C2 है, ये जो हमारा कैपेसिटर C2 है इसके थ्रू अगर हम जो करंट है वो फ्लो करवाएं तब हमारे पास गैस में आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो सकती है। कैपेसिटर C2 से करंट पास करवाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम स्पार्क्स देंगे लेज़र ट्यूब में, और उन स्पार्क्स की हेल्प से और जो करंट C2 में फ़्लो करेगा उसकी वजह से हमारी जो गैस है वो आयनाइज हो जाएगी। एंड इस स्पार्क्स की वजह से हमारे पास एक UV रेडिएशन भी प्रोड्यूस होगी जो कि गैस को आयनाइज करेगा, और ये जो गैस आयनाइज होगा इसकी वजह से हमारे पास से एक डिस्चार्ज करंट आएगा जो कि हमें एक लेज़र पल्स देगा, ठीक है। एक बार हम रिव्यू करेंगे कि जो भी हमने कंस्ट्रक्शन में देखा है। पहले हमने देखा कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन में एक लार्ज एलोंगेटेड एल्यूमिनियम बॉक्स होगा जिसमें कि गैस मिक्सचर प्रेजेंट होगी। देन इस एल्यूमिनियम बॉक्स में हमारे पास दो मेटल इलेक्ट्रोड्स होंगे। देन वी हैव मेन कैपेसिटर C1 जो कि हाई वोल्टेज से चार्ज होगा, एंड चार्जिंग रेजिस्टर और चार्जिंग इंडक्टर जो है वो हेल्प करेंगे मेन कैपेसिटर C1 को चार्ज करने के लिए। एंड देन ये जो कैपेसिटर C1 है इसे डिस्चार्ज करने के लिए हम थायराट्रॉन
यूज़ करेंगे। डिस्चार्ज क्यों करना है? ताकि जो करंट है कैपेसिटर C1 से फ़्लो करे टुवर्ड्स लेज़र ट्यूब और उसकी वजह से हमारे पास लेज़र पल्स आ सके। क्योंकि जब हमारा करंट जो है वो कैपेसिटर C1 में से फ़्लो करेगा थ्रू लेज़र ट्यूब, तो वहाँ पे एक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि गैस आयनाइज होगी और उसकी वजह से हमारे पास एक डिस्चार्ज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर प्रोसेस होंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगी और हमारे पास एक लेज़र एक्शन मिलेगा। ठीक है, ये जो थायराट्रॉन है ये C1 को डिस्चार्ज करेगा। इसकी जो डिस्चार्ज होता है वो इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो लेज़र ट्यूब है वो उसमें बहुत हाई प्रेशर होगा एंड हमारा जो गैस है वो इमीडिएटली आयनाइज नहीं होता। उस गैस को आयनाइज करने के लिए हम कैपेसिटर C2 को यूज़ करते हैं, ताकि जो करंट है वो C2 से पास हो। एंड इन एडिशन टू दिस कैपेसिटर C2 हम एक स्पार्क्स भी प्रोड्यूस करवाएंगे और ये स्पार्क्स की वजह से हमारे पास एक UV रेडिएशन आएगी जो कि आयनाइज करेगी गैस को, और इस आयनाइजेशन की वजह से हमारे पास एक डिस्चार्ज करंट आएगा जो कि प्रोड्यूस करेगा लेज़र पल्स। नाउ इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा लेज़र ट्यूब है उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस हीट को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स या फिर स्क्विरल केज ब्लोअर। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो हीट है हमारे लेज़र ट्यूब में उसे रिमूव कर सकें। सो जब ये हम वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर ट्यूब यूज़ करेंगे या स्क्विरल केज ब्लोअर यूज़ करेंगे, तो जो हमारी गैस है वो कूल डाउन होगी एंड रीसर्कुलेट करेगी थ्रू लेज़र। ठीक है, देन जो एक्टिव मटेरियल हमारी एक्साइमर लेज़र में होगा वो होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो कि बाउंड होगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में एंड अनबाउंड होगा ग्राउंड स्टेट में। मतलब कि हम एक एक्साइमर मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे एक्साइमर लेज़र में। देन हम एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे एक्साइमर लेज़र का। अगर हम एक्साइमर मॉलिक्यूल की बात करें इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में ये जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। इसे हम LUMO ल्यूमो से भी डिनोट करेंगे। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जो कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड होगी वहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल जो है ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होगा। और अगर हम अपर लेवल की बात करें तो वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। मतलब ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, और अगर हम अपर लेवल की बात करें तो वहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। एंड ये जो मॉलिक्यूल है जब इलेक्ट्रिकल पंपिंग के थ्रू, अगर हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग के थ्रू इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दें, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाता है। एंड जब एक्साइमर मॉलिक्यूल वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट पे आने पे वो इमीडिएटली डिसोसिएट होगा, वो इमीडिएटली वो टूट जाएगा एंड इस डिसोसिएशन की वजह से हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एंड लेज़र एक्शन जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि ये जो एक्साइमर लेज़र है वो एक्साइटेड स्टेट में अट्रैक्टिव फोर्सेस फील करती है और ग्राउंड स्टेट में रिपल्सिव फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगी। मतलब जब ये हमारा एक्साइमर लेज़र जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, लेकिन जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वहाँ पे जो हमारा एक्साइमर मॉलिक्यूल है वहाँ पे उनका जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में वो अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, ग्राउंड स्टेट में एक्साइमर मॉलिक्यूल्स रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे, और यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है एक्साइमर लेज़र का। मतलब कि हम यही कह सकते हैं कि जो एक्साइमर मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो वहाँ से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ग्राउंड स्टेट में आने पर वो डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएशन की वजह से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और यही जो डिसोसिएशन है ये हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन में हेल्प करेगा। मतलब जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे जो हमारा एक्साइमर है, एक्साइमर मॉलिक्यूल है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, बट ग्राउंड स्टेट में वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स
इलेक्ट्रॉन्स नहीं फॉर्म करेगा, मतलब कि वहाँ पे वो रिपल्सिव फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है एक्साइमर लेज़र का। ये फर्दर हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। अगर हम कंसिडर करें क्रिप्टन फ्लोराइड। क्रिप्टन फ्लोराइड एक एक्साइमर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहाँ पे क्रिप्टन एक रेयर गैस, एक इनर्ट एलिमेंट है जो कि नॉर्मली मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली फिल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक इनर्ट एलिमेंट है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये किसी के साथ मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म नहीं करेगा। सिमिलरली जो फ्लोरीन है वो भी एक इनर्ट एलिमेंट है, और अगर हम क्रिप्टन और फ्लोरीन इन दोनों को पास लेके आएंगे तो ये दोनों रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में कभी भी किसी के साथ मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों इनर्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनर्ट एलिमेंट जो है वो कभी भी किसी के साथ मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं करेंगे। बट अगर हम क्रिप्टन को एब्जॉर्ब करवाएं एनर्जी, और क्रिप्टन को हम एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दें, और तब अगर हम एक्साइटेड क्रिप्टन एटम को फ्लोरीन एटम के पास लेके आएँ, तब उनमें अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाएं क्रिप्टन के साथ, तो क्रिप्टन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एंड फर्दर अगर ये एक्साइटेड क्रिप्टन एटम कंबाइन करेगा फ्लोरीन के साथ, तो ये क्रिप्टन फ्लोराइड बनाएगा जो कि एक्साइटेड स्टेट में होगा, मतलब ये एक एक्साइटेड डाइमर फॉर्म करेगा। मतलब अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम क्रिप्टन और फ्लोरीन को पास लेके आए तो उनमें रिपल्शन होगा। बट अगर हम क्रिप्टन को एब्जॉर्ब करवाएं एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अगर हमने अपने एक्साइमर लेज़र में अगर हमने इलेक्ट्रिकल पंपिंग दी है, और क्रिप्टन जो है वो उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करे और एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो इस एक्साइटेड स्टेट में ये जो हमारा क्रिप्टन होगा, अब अगर ये फ्लोरीन एटम के पास आएगा तो इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, ठीक है, और इसकी वजह से ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे क्रिप्टन फ्लोराइड, जो कि एक एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब हमें पता है कि ये जो हमारा एक्साइमर मॉलिक्यूल है इसकी लाइफ टाइम जो है वो नैनो सेकेंड्स की रेंज में होगी। इसकी वजह से जो एक्साइटेड एक्साइमर मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, और ग्राउंड स्टेट पे आने पे वो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। जब ये जो एक्साइटेड एक्साइमर मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, और ये जो डिसोसिएशन है ये हेल्प करेगा पॉपुलेशन इन्वर्जन में। कैसे? क्योंकि जब ये डिसोसिएशन होगा ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, हमारे पास बहुत सारे डिसोसिएटेड एटम्स आ जाएंगे, और ये जो डिसोसिएटेड एटम्स होंगे ये हमारे पॉपुलेशन इन्वर्जन में हेल्प करेंगे। हमारे पास बहुत सारा पॉपुलेशन इन्वर्जन आएगा जो कि हेल्प करेगा गुड लेजिंग एक्शन में। एंड यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा हमारी लेज़र ट्यूब में तो क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिप्टन के साथ टकराए, जो क्रिप्टन है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करे और एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, ठीक है। सेकंड एक और जो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है वो है कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करे और खुद डिसोसिएट हो जाए, मतलब फ्लोरीन आयंस में डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेज़र ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्रिप्टन एटम्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी वजह से हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्रिप्टन एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्लोरीन आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, क्रिप्टन आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो सारे हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं क्रिप्टन एटम, फ्लोरीन आयन एंड क्रिप्टन आयंस हैं, ये कंबाइन करके एक्साइमर मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे, जो कि यहाँ पे 2 स्टेप्स में गिवन है कि या तो क्रिप्टन आयन जो है वो फ्लोरीन आयन के साथ कंबाइन करे और फर्दर हमारे पास एक और कोई थर्ड एलिमेंट हो, ठीक है, हमारे लेज़र ट्यूब में, और जिसकी वजह से हमारे पास एक एक्साइमर मॉलिक्यूल आ जाए, या फिर जो हमारे 2 एक्साइटेड क्रिप्टन एटम्स होंगे वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करें और हमारे पास 2 एक्साइमर मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास फॉर्म हो जाएं, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेसेस थे कि कैसे हमारे पास एक्साइमर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं। देन एक्साइमर लेज़र जो हैं वो पल्स्ड आउटपुट देंगे, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि हमारे पास एक
हाई इन्वर्जन मेंटेन रहे। हम यहाँ पे जो एक्साइमर लेज़र्स होती हैं वहाँ पे हाई इन्वर्जन मेंटेन करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसी की वजह से हमारे पास जो एक्साइमर लेज़र है इनमें पल्स्ड आउटपुट आती है। यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम गिवन है एक्साइमर मॉलिक्यूल का। अगर हम ये अपर कर्व देखें, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, ये है एक्साइटेड डाइमर स्टेट की, बाउंड एक्साइटेड डाइमर स्टेट के कॉरिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ मिनिमम प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारे एक्साइमर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगी वो इस फॉर्म में होगी, जहाँ मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व में एक मिनिमम प्रेजेंट होगा। बट अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ये ग्राउंड स्टेट के कॉरिस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी मिनिमम प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे जो एक्साइमर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस विल नॉट बी इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेस, एंड इसकी वजह से हमारे पास जो एक्साइमर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स नहीं फॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो हमारे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं, एक्साइटेड एक्साइमर मॉलिक्यूल्स हैं, जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, मतलब एक्साइटेड डाइमर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तब हमारे पास एक लेज़र एक्शन होगी, ठीक है। जब भी हमारे पास जो एक्साइटेड डाइमर स्टेट्स हैं वो अपर लेवल से ग्राउंड लेवल में आएंगे, ठीक है। हमने पहले भी देखा है कि जब अपर लेवल से ग्राउंड लेवल में आते हैं तो वो एक एमिट करते हैं लाइट, ठीक है। और वो लाइट क्या होगी, हमारे पास एक लेज़र एक्शन होगा। मतलब लेज़र एक्शन कब होगा, जब हमारे पास एक्साइटेड डाइमर मॉलिक्यूल जो हैं वो हायर अपर एक्साइटेड स्टेट से जब हम ग्राउंड स्टेट में आएंगे तब हमारे पास लेज़र एक्शन पॉसिबल होगा। नाउ अगर हम एडवांटेज देखें क्रिप्टन फ्लोराइड लेज़र का, वो ये है कि एक हाई पार्ट पल्स्ड आउटपुट देगा। बट अगर हम इसके शॉर्टकमिंग्स या डिसएडवांटेजेस देखें तो ये है कि ये एक आउटपुट वेवलेंथ देगी जो कि 249 नैनोमीटर्स की होगी, एंड ये इतनी कम होती है कि ये एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय एयर, ठीक है। एयर में ये एब्जॉर्ब हो जाती है, ये 249 नैनोमीटर्स की आउटपुट वेवलेंथ देगा। एंड जो फ्लोरीन है ये एक्सट्रीमली कोरोसिव होता है नेचर में, और इसकी वजह से जो हमारा गैस का लाइफ टाइम होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। दो इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं इस लेज़र की, कि एक तो ये है कि इसकी आउटपुट वेवलेंथ जो है वो 249 नैनोमीटर्स की होगी, एंड जो फ्लोरीन है वो कोरोसिव होगा नेचर में, ठीक है। इसके अलावा हम जो एक्साइमर मॉलिक्यूल्स यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्साइमर लेज़र वो क्या है, हम आर्गन फ्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी जो कि वेवलेंथ बहुत कम प्रोड्यूस करता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक ओजोन गैस फॉर्म करेगा व्हेन इट रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करेगा तो ये ओजोन गैस फॉर्म करेगा। देन अनदर एक्साइमर मॉलिक्यूल विच वी कैन यूज़ इज़ xenon क्लोराइड, और ये जो xenon क्लोराइड है ये लॉन्गर वेवलेंथ्स देगा, और इसकी वजह से ये बेटर ट्रांसमिशंस देता है एयर में, एंड जो गैस मिक्सचर का लाइफ टाइम है वो भी लॉन्गर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी थी, ठीक है। एक्साइमर लेज़र का जो प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन हमने इसमें डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।